हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, इसमें मेनली एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आप क्या करते हो, एल्काइन लेते हो और रेड हॉट एफी ट्यूब से इसे पास कराते हो हाई टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली बात है, रेड हॉट अगर आपने एफी ट्यूब लिया है तो टेम्परेचर तो हाई ही होगा, उससे आप पास कराते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अल्काइन लेने पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपने क्या लिया, एसिटाइलिन लिया और आपने इसे रेड हॉट एफी ट्यूब, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उस पर पास कराया तो क्या होगा, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक और एसिटिलीन का मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सिमिलरली एक और एसिटिलीन का मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। चूंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसलिए आप बोल सकते हो कि दोनों तरफ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। रेडिकल 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 रेडिकल, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड, ये दोनों मिलके बॉन्ड, ये दोनों मिलके बॉन्ड, क्या बन गया, बेंजीन। सिमिलरली अगर आपने प्रोपाइन लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसे भी हमने कहा रखा है, रेड हॉट एफी ट्यूब। क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल रेडिकल। तो मान लो कि C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H है एक तरफ CH3, फिर C CH3, रेडिकल 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 रेडिकल, सब मिलकर बॉन्ड बना लिए। दिस इज 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग मेसिटिलीन बोलते हैं। सिमिलरली अगर ब्यूट 2 आइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, रेड हॉट एफी ट्यूब, क्या बन जाएगा। अब देखो ये ट्राइमेराइज हुआ है, 3 इसका मॉलिक्यूल है तो 9 कार्बन आए हैं, 6 तो रिंग में फिक्स है, 3 आ गया। अगर यहां पर एक और कार्बन, ये ट्राइमेराइज होगा 3 मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा, 12 कार्बन का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां भी एक CH3, यहां भी एक CH3, यहां CH3, यहां भी CH3, ये एक CH3 आएगा और एक यहां पर CH3 आएगा। लेकिन अगर यही आपने पॉलीमराइजेशन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का अगर NiCN का होल ट्वाइस निकल साइनाइड से कराया तो इसके 4 मॉलिक्यूल आपस में टेट्रामेराइज होते हैं, साइक्लिक टेट्रामेराइजेशन, 4 मॉलिक्यूल, और ये क्या बन जाता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। हर जगह एक एक हाइड्रोजन होंगे। क्या लिखेंगे इसे, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन।
तो क्या करना है, रेड हॉट Fe2 आपने लिया है, अगर एसिटिलीन है तो उससे बेंजीन बनाना है, अगर प्रोपाइन है तो 3 कार्बन बढ़ जाएगा 3 मॉलिक्यूल के लिए, तो 135 पे 3 मिथाइल ग्रुप ले लेना है। अगर ब्यूटाइन है तो क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल के लिए 6 CH3 लाना है, तो 6 कार्बन पे एक CH3, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सामेथाइल बेंजीन। और याद रखने का कि निकेल साइनाइड के प्रेजेंस में जब आप यहां पर पॉलीमराइजेशन कराते हो एसिटिलीन का, तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बनता है। तो इसे याद आपको रखना है, नोट कर ले इसे। इसके बाद हम और कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं एल्काइन के, नोट करें बेटा। बच्चों अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ अल्कोहल, तो देखो एल्कीन में भी ये रिएक्शन होगा, वहां पर हम नहीं पढ़ा, यहां पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एल्काइन में अल्कोहल के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इसका रिएक्शन करा रहे हो अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, लेविस एसिड है। पोलराइज करने के लिए हमने यहां पर लेविस एसिड लिया है एंड HGO। ये बॉन्ड इधर की तरफ पोलराइज हुआ माइनस प्लस, ROH में OH पे प्लस और O पे माइनस चार्ज, माइनस जाएगा प्लस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा H, C डबल बॉन्ड C, यहां पर प्लस चार्ज आया है तो OR आ जाएगा, OR माइनस, और यहां पर H आया। फिर से ROH का रिएक्शन होगा। अब देखो अब तो फिक्स हो गया कि ये बॉन्ड इधर ही ब्रेक करेगा, प्लस M से ये बॉन्ड इधर की तरफ पोलराइज हुआ, ये जाके H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा यहां पर HC, एक OR तो यहां आया ही, एक और OR यहां पर आएगा, और यहां पर CH, दिस इज कॉल्ड एज एसिटल। एक कार्बन पर 2 OR हो तो उसे एसिटल बोलते हैं। एक कार्बन पर 2 OR और एक कम से कम H होना चाहिए, तो क्या बोलोगे, एसिटल। यही सेम रिएक्शन आप दूसरे अल्काइन से कराओगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन आपने ROH से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 एंड HGO। CH3 का प्लस आई, बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस, यहां पर प्लस, H पे प्लस, O पे माइनस, H यहां, OR यहां, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहां, OR यहां। तो सबसे पहले यहां पर बनेगा CH3, C यहां पर आ गया OR, डबल बॉन्ड C यहां पर आ गया H, OR का प्लस M, CH3 का प्लस I, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। फिर से रिएक्शन करा रहे हो किस चीज से, ROH से इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 एंड HGO। क्या बन जाएगा, CH3 C OR OR C H3, दिस इज कॉल्ड एज कीटल। इसे क्या बोलते हैं, कीटल। देखो अगर इथाइन रिएक्शन करता है अल्कोहल से तो एसिटल मिलता है, बाकी सभी रिएक्शन करते हैं तो कीटल मिलता है। सर एस्टल कीटल होता क्या है, एक कार्बन पे 2 OR अटैच हो, एक कार्बन पे 2 OR अटैच हो, और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसे एसिटल, और एक कार्बन से 2 OR अटैच है लेकिन उससे हाइड्रोजन अटैच नहीं है कार्बन से, तो उसे क्या बोलेंगे, कीटल। इस कार्बन पे 2 OR अटैच है लेकिन इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कीटल। इस कार्बन से 2 OR अटैच है लेकिन एक H है, इसलिए क्या बोलेंगे, एसिटल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इथाइन आफ्टर रिएक्शन विथ अल्कोहल गिव्स एसिटल,
while other alkyne after reaction with alcohol gives kettle. इथाइन या एसिटिलीन, after reaction with alcohol gives acetal, while other alkyne after reaction with alcohol gives kettle. तो आप इसे नोट करें, आगे और रिएक्शन देखते हैं एल्काइंस के। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो अभी आपने एल्काइन का रिएक्शन पढ़ा अल्कोहल से, इसी तरह से एल्कीन भी रिएक्शन कर सकता है अल्कोहल से। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराना है। तो जैसे मान लो कि H+ ले लिया या HCl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, तो H पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये -H+ पे आकर अटैक किया, क्या बन जाएगा? CH2, यहाँ पर प्लस चार्ज आया होगा, इस CH2 के साथ H आया होगा, इस प्लस पे Cl माइनस जाएगा कि ROH जाएगा? भाई ये कार्बोकैटायन बना, इस पे कौन जाएगा? Cl माइनस या ROH? आप बोलोगे सर ROH का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए ROH जाएगा, Cl माइनस नहीं जाएगा, ये सॉल्वेंट है। तो ये इस पे गया, अटैक किया, क्या बन जाएगा? CH2, यहाँ पर CH3 आ गया और O ने अपना लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया, O ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, लोन पेयर दिया तो O पे प्लस, यहाँ माइनस, माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल, इसके साथ बॉन्ड बन गया। O पे प्लस स्टेबल या अनस्टेबल? आप बोलोगे अनस्टेबल, H+ है कि गया? गया, -H+, क्या बन जाएगा? CH2 CH3, यहाँ पर OR, ROR, ईथर बना। क्या बना? ईथर बना। वहां क्या बना था? एल्काइन के साथ केटल बना था, एसिटल बना था। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो अल्कोहल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो, AHCl हो सकता है, BF3 हो सकता है, कोई भी लेविस एसिड। जैसे आपने कोई एल्काइन लिया और इसका रिएक्शन करा रहे हो RC डबल बॉन्ड O OH से। अब यहाँ पर कुछ दे दिया, मान लो कि HgOAC का उल्टा H दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो एज ए सॉल्वेंट रहेगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, H यहाँ और OC डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ, क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H यहाँ एंड OC डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ। दिस इज विनाइल एंड दिस इज एसीटेट। इस ईस्टर का नाम क्या हुआ? ये ईस्टर है और इसका नाम है विनाइल एसीटेट। चूंकि एक और डबल बॉन्ड है तो फिर से एडिशन हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O OH, O का लोन पेयर प्लस M इफेक्ट, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये माइनस यहाँ प्लस, इस H+ को लिए, यहाँ प्लस आया, O माइनस इस पे आया, तो क्या बन जाएगा? कार्बन के साथ एक H था, एक OC डबल बॉन्ड OCH3 था, यहाँ भी OC डबल बॉन्ड OCH3 है, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 आ गया। दिस इज कॉल्ड एज, देखो बेटा ये इस कार्बन की बात, दो कार्बन की बात करें तो इथेन बोलते हैं। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इथाइल, दो बॉन्ड एक ही कार्बन से चला गया तो जेमिनल डाइरेडिकल बाइरेडिकल, इसे क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन। तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन एसीटेट।
या इथाइलिन डाइएसिटेट। ये भी एसीटेट, ये भी एसीटेट, तो क्या बना, ईस्टर बनेगा। इसी तरह से एल्कीन पे रिएक्शन कराते तो यहां पर डबल बॉन्ड होता, तो ये बॉन्ड ब्रेक गया हो गया होता, तो इस तरह से तो ये भी ईस्टर बन जाता। तो इसे आप चाहो तो नोट कर लो, इसे नोट करिए। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ AsCl3 आर्सेनस क्लोराइड, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, AsCl3 के साथ रिएक्शन कराया गया। AsCl3 को चाहो तो पूरा AsCl, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज लेविसाइट गैस। Lewisite gas is more poisonous than मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस पढ़े थे ना, रिएक्शन ऑफ इथीन, इथाइलिन का रिएक्शन हम लोग कराए थे H2Cl2 से, देन मस्टर्ड गैस। Lewisite gas is used, Lewisite gas was used in World War II। ये बहुत पॉइजनस था और इसे वर्ल्ड वार 2 में क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो इसके लिए ब्रिटिश ने एक एंटीडोट बनाया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीडोट ऑफ लेविसाइट। सो एंटीडोट ऑफ लेविसाइट was synthesized by British, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, BAL, ब्रिटिश एंटीडोट ऑफ लेविसाइट, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां SH SH OH, यहां पर कितने हाइड्रोजन, 2, यहां पर 1 और यहां पर 2, दिस इज BAL, है ना, ब्रिटिश एंटीडोट ऑफ लेविसाइट। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन कंबस्शन, एल्काइन खत्म होता है, नेक्स्ट रिएक्शन कंबस्शन। एल्काइन ले लो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन करा दो O2 से। भाई हाइड्रोकार्बन है, कंबस्शन आपने कराया तो CO2 और H2O तो बनेगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। कार्बन को बैलेंस करो भाई, 2 कार्बन तो 2 CO2 बनेगा। ऑक्सीजन कितना, 2 2 जा 4 + 1 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +5/2 ऑक्सीजन, खत्म बात। अब देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था एल्कीन में, उसे भी समझ लेते हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहां पर CCl3 है, आपको पता है CCl3 रिवर्स हाइपर कन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है।
इस पे आपने क्या किया, HCl का रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था कि जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ो, मतलब Cl- को यहां लाओ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, जब ये बॉन्ड इधर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहां पर माइनस, तो यहां H और यहां Cl आएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CCl3 तो था ही था, और यहां पर C के साथ क्या आएगा, Cl, 2 हाइड्रोजन था, और यहां पर 1 हाइड्रोजन था, एक और क्या आ गया, हाइड्रोजन। मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ कि एंटी मार्कोनिकॉफ, आप बोलोगे एंटी मार्कोनिकॉफ। तो क्या हमारे लिए यहां पर पॉइंट बनता है, सुनिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग group is directly attached with alkene, then एल्कीन या एल्काइन दोनों, then एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एडिशन टेक्स प्लेस। क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ये क्या अटैच्ड है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर एल्कीन के साथ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, NO2, ये -M ग्रुप है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां माइनस यहां पर प्लस, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दो। भाई ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो H+Br ये -H+ पे जाकर अटैक करेगा, Br- इस पे आकर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, NO2 C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर कौन आ गया H, यहां पर कौन आ गया Br, एक H पहले से था, 2 H पहले से था। तो कौन सा एडिशन हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो बच्चों यहां पर जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खत्म होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक टेस्ट बचा हुआ है, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं, इसको बोलते हैं वोल्फ बोटल टेस्ट। वोल्फ बोटल टेस्ट में क्या होता है कि जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये नॉर्मली इथेन, इथीन और इथाइन के लिए यूज किया जाता है कि एक बोतल है जिसमें ये तीनों का मिक्सचर है, आप इसे सेपरेट कैसे करोगे। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज वोल्फ बोटल टेस्ट। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर उस चीज को मैं बताता हूं। हाँ बच्चों, वोल्फ बोटल टेस्ट में क्या होता है कि इथीन, इथाइन, एसिटिलीन है, इथाइलिन है और इथेन है, इन तीनों को हमें अलग अलग करना है। कैसे अलग होगा ये देखना। सबसे पहले अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ Cu2Cl2, ऑफ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ Cu2Cl2 डाला गया। आपको याद होगा कि अगर टर्मिनल अल्काइन है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ Cu2Cl2 डालेंगे तो इधर भी Cu, इधर भी Cu, रेड प्रेसिपिटेट। टॉलरेंस रिएजेंट तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते थे। ये रेड प्रेसिपिटेट मिला, इसमें केसीएन डाला तो Cu को के ने डिस्प्लेस कर दिया और यहां पर ये बन गया पोटेशियम कार्बाइड, जिसका हाइड्रोलाइसिस हमने किया तो क्या बन गया, इथाइन। मतलब ये है कि जैसे इथेन, इथीन और इथाइन के मिक्सचर को अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ Cu2Cl2 में डाला, दो चीजें आई,
एक तो रेड प्रेसिपिटेट मिला, और जो गैसियस मिक्सचर मिला तो गैस है, उससे अलग, वो अलग हो गया। और जो रेड प्रेसिपिटेट मिला, रेड प्रेसिपिटेट, उसमें हमने फिर से रेड प्रेसिपिटेट जो मिला वो पता चल गया कि ये एल्काइन से मिला है, एल्कीन और एल्केन का मिक्सचर अलग हो गया। अब इसमें हम केसीएन डाल के हाइड्रोलाइसिस करा दे तो वो एल्काइन हमें फिर से मिल जाएगा। अब जो गैसियस मिक्सचर मिला है उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने डाला। आपको पता होगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एल्कीन से रिएक्शन करेगा। डाइल्यूट रहता तो एक पे H और एक पे OH आता, कंसंट्रेटेड है तो एक पे H और एक पे HSO4 आया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आया, और जिसको हीट किए तो फिर से H2SO4 निकल गया और क्या बन गया, CH2CH2 एल्कीन। तो सुनना, पहले हमने एल्केन एल्काइन मिक्सचर, इथेन इथीन इथाइन के मिक्सचर में अमोनिकल सोल्यूशन CO2Cl2 का डाला, एक रेड प्रेसिपिटेट सॉलिड मिल गया, सॉलिड वाले पार्ट को अलग कर लिया जो गैसियस मिक्सचर था। अब हम गैसियस मिक्सचर में क्या पाएंगे, इथेन और इथीन। जो सॉलिड पार्ट था वो रेड प्रेसिपिटेट था, उसमें हमने केसीएन डाल के हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो एल्काइन अलग हो गया। अब इस इथेन और इथीन को अलग अलग करना है तो हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, जो एल्कीन था वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना लिया, जिसे हीट करने पर एल्कीन मिल गया और एल्केन तो अलग हो गया। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन को सेपरेट करने के लिए, खास करके इथेन इथीन और इथाइन को सेपरेट करने के लिए ये एक मेथड है जिसको बोलते हैं वोल्फ-वॉटल टेस्ट। आप इसे नोट कर लें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यहीं पर खत्म होता है। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मेनली हमें बेंजीन पढ़ना है, टोल्यूइन के रिएक्शंस देखने हैं। आप अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे, ये हर चैप्टर में आना स्टार्ट हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद 12th का ऑर्गेनिक, लेकिन इतना तक अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो 12th का चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए अगर आप 12th पढ़ रहे हैं तो ये 11th का ऑर्गेनिक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। एरोमेटिसिटी तो मैं बहुत पहले पढ़ाया था आप लोग को। दिस इज कॉल्ड एज टोल्यूइन। और एक बेंजीन पे अगर 2 CH3 आ जाए ऑर्थो पे तो इसे बोलते हैं जाइलीन। अगर दोनों CH3 मेटा पे आए तो क्या बोलेंगे भाई, मेटा जाइलीन। और दोनों CH3 अगर आपस में अपोजिट मतलब पैरा पोजीशन पे आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, पैराजाइलीन। अगर एक ही कार्बन पे दोनों CH3 आ जाए तो सर गलत, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़े बनाता है। अगर बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन। क्या बोलेंगे, क्यूमीन। और बेंजीन के ऊपर अगर अल्टरनेट पोजीशन पर CH3 आ जाए, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, तो इसे बोलते हैं मेसिटाइलीन। अभी हम लोग पढ़े भी है। अगर 2 बेंजीन आपस में अटैच्ड हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्थेलिन। अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में लिनियरली अटैच्ड है
दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रेसिन और यही अगर लिनियरली नहीं अटैच्ड है, इस तरह से अटैच्ड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फेनेंथ्रासिन। देखो बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिसिटी आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है, जीओसी में ही मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाया है। तो ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे आप नोट करेंगे। बात आ रही है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाएंगे कैसे, तो कुछ रिएक्शन तो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग जिसे बोलते थे, याद आ रहा है ना? Al2O3 Cr2O3 के साथ हीट करते थे 6 मेंबर लिनियर चेन एल्केन को, तो बेंजीन बन जाता था, 7 मेंबर से टोल्यूइन बन जाता था। तो पहले आप इसे नोट कर लो कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हम लोग नोट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा का पूरा हकल रोल ये सब पढ़ चुके हैं, इसे आप नोट करें। अब बच्चों हम लोग देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी से इसके थ्योरी को जरूर पढ़ेंगे जो जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाई एल्केन, देखो आपने 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर का चेन लिया, 1 2 3 4 5 6। एल्केन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था Cr2O3, Al2O3, MO2O3, इनके साथ हीट कर दिया तो क्या बन जाता था? बेंजीन बन जाता था। सेवन मेंबर को अगर लेके हमने हीट किया तो क्या बन जाएगा? टोल्यूइन बन जाएगा। अब थोड़ा समझना, अगर हमने पहले से साइक्लिक रिंग ले लिया, पहले से क्या ले लिया? साइक्लिक रिंग ले लिया, और इसको पैलेडियम चारकोल से रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। सुनिएगा बेटा, और साइक्लिक रिंग में अगर एक डबल बॉन्ड है तो सेलेनियम ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया तब भी क्या बन जाएगा? बेंजीन। बात समझने वाली है। इसको रिएक्शन नंबर 1 बोलते हैं, ये दोनों एक ही जैसे हैं। इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। बताओ, यहां भी बेंजीन बना रहे हो, यहां भी बेंजीन बना रहे हो, यहां भी बेंजीन बना रहे हो। इस रिएक्शन की अगर बात करो तो सबसे पहले तो साइक्लोएल्केन बना रहा है, उसके बाद उससे बेंजीन बना रहा है। ये क्या है कि साइक्लोएल्केन बना हुआ है, उससे हाइड्रोजन निकाल के बेंजीन बना रहा है, और इसमें साइक्लोएल्केन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो 2 ही डबल बॉन्ड ये बना रहा है। बताओ सबसे इजी काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे कि ACO2। इसको बना बनाया सब मिल रहा है सर, 2 डबल बॉन्ड कॉल लगा रहा है। उसके बाद इजी कौन काम कर रहा है? तो ये सर, इसको ये भी डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये दोनों तो बनाना ही पड़ेगा। और सबसे डिफिकल्ट काम कौन कर रहा है? तो बोलोगे कि Al2O3 Cr2O3। कैसे भाई? क्योंकि इसे साइक्लिक रिंग भी बनाना पड़ रहा है, ये दोनों में तो साइक्लिक रिंग भी है, और उसके बाद 3 डबल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। मतलब ये काम जो है सबसे डिफिकल्ट है। तो जब ये डिफिकल्ट काम को करा दे रहा है तो क्या ये इजी काम को नहीं करा पाएगा? करा देगा। मतलब ये रिएजेंट यहां भी यूज हो सकता है, यहां भी यूज हो सकता है, यहां भी यूज हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ
इजी काम को करा रहा है तो डिफिकल्ट को करा पाएगा क्या? नहीं। ये अगर हमने रिएजेंट यहां लिया तो ये रिएक्शन होगा क्या? नहीं। लेकिन ये रिएजेंट अगर हमने यहां ले लिया तब भी रिएक्शन हो जाएगा, ये यहां लिया तब भी रिएक्शन हो जाएगा। ये सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ यहीं पे काम आएगा। ये सॉल्वेंट यहां नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन यहां यूज कर सकते हो, यहां यूज कर सकते हो। ये सॉल्वेंट कहां यूज होगा? 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। ये सॉल्वेंट कहां होगा? 2 में और 3 में। ये सॉल्वेंट कहां यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 में। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे डिफिकल्ट जो काम करा रहा है वो इजी भी करा सकता है, लेकिन जो सबसे इजी काम कर रहा है वो डिफिकल्ट नहीं कर रहा है, कर सकता है। तो एक ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्कीन। बाय एल्केन्स, साइक्लोएल्केन, एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, इससे पहले नोट कर ले, फिर और बहुत मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हमें पढ़ने हैं, जिसमें से कि मैक्सिमम हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर देखो तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों रिएक्शन नहीं पढ़े थे, ये रिएक्शन आपने पढ़ा था। आप इसे नोट करें, इसके बाद और हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन सोडा लाइम रिएक्शन पढ़े हैं, बाय सोडा लाइम रिएक्शन। देखो, आपने पढ़ा था सोडा लाइम रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, तो यहां पर हमने क्या ले लिया? बेंजोइक एसिड। और इसमें क्या मिलाया? NaOH, CaO और हीट। क्या किया? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम, और हीट कर दिया तो क्या होता था? CO2 निकल जाता था। क्या बन गया? बेंजीन रिंग बन गया सर। क्या बन गया? बेंजीन रिंग बन गया। तो आप सोडा लाइम रिएक्शन से भी बेंजीन रिंग बना सकते हो बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। सर पढ़ा हुआ है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कंपाउंड ले लिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OOH, और इसको NaOH मिलाया और साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। सर रिएक्शन पढ़ा हुआ है, रिएक्शन पढ़ा हुआ है। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में ये गया रेडिकल, ये गया रेडिकल, याद आ रहा होगा। एनोड पे CO2 गैस और कैथोड पे H2 गैस। यहां रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड, क्या बन गया? बेंजीन। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से भी आप बेंजीन बना लिए। फ्रॉम एसिटिलीन, आज ही तो पढ़े हैं सर, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। रेड हॉट Fe ट्यूब, याद आ रहा है ना? क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग। और यही अगर प्रोपाइन को हमने रेड हॉट Fe ट्यूब में डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? मेसिटाइलिन। क्या बन जाएगा? मेसिटाइलिन बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड, फेन। फिनॉल इज हीटेड with zinc dust
बेंजीन इज फॉर्म्ड दिस इज फिनॉल और जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया तो इस ऑक्सीजन को ये ट्रैप कर लेगा और क्या बना लेगा ZnO प्लस यहां पर क्या बन जाएगा ये H आ जाएगा मतलब बेंजीन बन गया। याद रहे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तभी बेंजीन से डायरेक्टली OH अटैच्ड होगा तभी ये रिएक्शन होगा। अगर ऐसा हो जाए CH2OH तो ऐसा नहीं है कि टॉल्यूइन बन जाएगा। जिंक डस्ट और हीट कर दिया यहां पर नो रिएक्शन। बेंजीन से डायरेक्टली OH अटैच्ड होगा और तब आप उसे हीट करोगे जिंक डस्ट के साथ तो बेंजीन मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर CH2OH आ गया और हीट कर दिए तो यहां पर बेंजीन मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जबकि अगर ये दिया हुआ है यहां पर CH3 है यहां पर OH है और जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया गया भाई तो यहां तो मिल जाएगा क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली OH है तो ये ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहां पर टॉल्यूइन बन जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जिंक डस्ट जब ले रहे हैं तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH अटैच होना चाहिए। ये क्या है टॉल्यूइन बन गया। तो इसे नोट करें। नेक्स्ट बाई-वुड-फिटिग रिएक्शन पढ़ा हुआ है सर। वुड-फिटिग रिएक्शन से भी आप एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। वुड रिएक्शन याद होगा RX + RX सोडियम ट्राई ईथर। फिटिग याद होगा एरोमेटिक हैलाइड प्लस एरोमेटिक हैलाइड सोडियम ट्राई ईथर। वुड फिटिग में एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों लेते थे। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहां से X और यहां से Na 2NaX प्लस बेंजीन के साथ क्या आ गया R अल्काइलेटेड CH3 होगा तो CH3 टॉल्यूइन बन जाएगा। तो ये है वुड-फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट फ्रॉम बाई ग्रिग्नार्ड बाई एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ये सब पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर एल्केन बनता है एक्सेप्ट NH2Cl क्लोरामाइन। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड ही लेंगे बस एरोमेटिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड ले लेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है H2O से करा दो, ROH से करा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दो तो कार्बन पे -Mg पे प्लस एसिड बेस रिएक्शन क्या बन जाएगा बेटा बेंजीन। अगर यही रिएक्शन ये इस तरह से मान लो कि हो CH2 और यहां पर MgBr आ जाए और इसका रिएक्शन करा दिए ROH से भाई एक्टिव हाइड्रोजन है ये -चार्ज जाकर अटैक करेगा क्या बन जाएगा टॉल्यूइन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एरोमेटिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट बाई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। थोड़ा सा ये नया रिएक्शन है बेटा, इसको अभी तो याद कर लो, जब अमाइन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा। बेंजीन डाई का मतलब दो और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो यहां पर N2 प्लस प्लस माइनस आ गया सॉल्ट बोलेंगे। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसका रिएक्शन आप H3PO2 से करा दो, इसका रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल से करा दो, तो क्या बन जाता है बेंजीन।
दोनों में से कोई भी रिएजेंट आप यूज करोगे, क्या मिल जाएगा आपको? बेंजीन बन जाएगा। बाई एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड से तो आपने देख लिया, सोडा लाइम रिएक्शन से, बाई एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे मान लो इस कंपाउंड का बहुत फेमस नेम है, कॉमन नेम के लिए कंपाउंड फेमस है, एसिटोफिनोन। और यहां से आपको क्या बनाना है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस ओ को ट्रैप करना है। अभी यहां पर ऐसा नहीं कि जेड डस्ट डाल देना, वो सिर्फ और सिर्फ फिनोलिक कंपाउंड के लिए था। अब यहां से ओ को ट्रैप करना। सर ये तो अल्डिहाइड कीटोन है, तो क्लेमेंसन भी यूज हो सकता है, ZnHgHCl, याद आ रहा है क्लेमेंसन? और वोल्फ किस्नर भी यूज हो सकता है, NH2NH2KOH हिट। और रेड फास्फोरस HI भी यूज हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आप यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन। दिस इज क्लेमेंसन, दिस इज वोल्फ किस्नर एंड दिस इज रेड फास्फोरस एंड HI। तो ये कोई भी रिएजेंट आप यूज करके क्या बना सकते हो? एरोमेटिक कंपाउंड। यहां से देख लो, ये वुड फिटिंग रिएक्शन पढ़ा हुआ है, सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा हुआ है। बेंजीन डाइटोनियम सॉल्ट नया रिएक्शन है, बेंजीन पे दो N2 मतलब दो नाइट्रोजन N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइटोनियम सॉल्ट। H3PO4 H3PO2 इथाइल अल्कोहल H प्लस के साथ हीट कर दिए तो क्या बन गया? बेंजीन। अल्डिहाइड कीटोन के लिए मेनली हम दो रिएक्शन पढ़े थे एल्केन चैप्टर में, एक क्लेमेंसन और एक वोल्फ किस्नर। तो यहां से भी आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। इसे नोट करें। कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बाद देखते हैं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट फ्रॉम एराइल हैलाइड, मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन की बात कर लो, इसको निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एंड NaOH के साथ हिट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो अगर हेलोएरिन को निकेल एल्युमिनियम के साथ निकेल एल्युमिनियम के प्रेजेंस में NaOH के साथ हिट करो, ये क्या है? एल्वाय है। निकेल और एल्युमिनियम दो मेटल है, उसका एल्वाय है, उसके साथ अगर हेलोएरिन्स को अगर आप हीट करेंगे या अल्काइल हैलाइड को हीट करोगे तो क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। सपोज आपके साथ आपको ये दिया गया है, तो क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन। ये है बेंजीन, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं। नेक्स्ट, अगर आप फ्रॉम बेंजीन सल्फोलिक एसिड जैसे बेंजीन पे SO3H है और इसको आप
H प्लस के प्रेजेंस में H2O, इसी को H3O प्लस भी बोलते हैं। हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। और इसी में अगर आपने फिर से H2SO4 मिला दिया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन रिवर्स में भी चलता है, तो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। अगर H प्लस H2O मिलाया, हीट किया तो बेंजीन, और बेंजीन में H2SO4 डाल के और अगर हीट किया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो यहां पर टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड हमने ले लिया। कहां? तो पैराटोलाइल सल्फोनिक एसिड, और इसको H प्लस के प्रेजेंस में H2O के साथ हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा? टोल्यूइन बन जाएगा। तो ये सब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मेनली हमने बेंजीन और टोल्यूइन के बारे में देखा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ये सब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब हम लोग बात करेंगे इनके केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने कहां देखा है? नेफ्थलीन का नाम सुना होगा। नेफ्थलीन बॉल्स को हम लोग यूज करते हैं क्लॉथ को मतलब प्रिजर्व करने के लिए। आप देखे होंगे कि जो रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, उसमें नेफ्थलीन व्हाइट कलर का जो बॉल आता है मार्केट में मिलता है, छोटे छोटे गोली आते हैं, आप उसको यूज करते हो कपड़े को प्रिवेंट मतलब कीड़ों से प्रिवेंट करने के लिए। उसको आप देखते हैं कि टॉयलेट में भी यूज किया जाता है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नेफ्थलीन का एक यूज है। और भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन यूजेज को हम लोग पढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद हम देखते हैं कि इनका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन का नेचर क्या है, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन देगा। तो पहले आप इसे बेटा नोट करें। यहां खत्म होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसे नोट करने के बाद हम लोग इसके रिएक्शन की बात करेंगे। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड का। तो लिखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात किया जाए तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। एकदम नेचुरल इससे पूछते हैं कि भाई बेंजीन तुम कौन सा रिएक्शन देगा, तो ये क्या बोलेगा, इसका जवाब सुनना। बोलेगा कि मेरे पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, और एक एक नहीं, तीन तीन पोलर पाई बॉन्ड है। तो ये देखो यहां पर पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जब ये पी ऑर्बिटल इसमें है, यहाँ पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाया है, और ऐसे रेजोनेंस चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, बोर्ड के सामने भी और बोर्ड के अंदर भी। जब इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस चल रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो ये बोलेगा कि मैं बिहेव करूंगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, जैसे एल्कीन था, एल्काइन था, वैसा ही मैं भी बिहेव करूंगा। किसके जैसा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। मैं बोला चलो भाई ठीक है, तुम न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करो। तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा जब एल्कीन एल्काइन बिहेव किए थे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिए थे। मैंने पूछा तू भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा क्या? बोला कि नहीं यार, मैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देना चाहूंगा। मैंने पूछा क्यों? तो इसने बोला क्या? जवाब सुनना। बोला कि सपोज हम पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम करा रहे हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉर्मल बात मैं कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साथ में है, जैसे H और Cl है। हमने बोला तू न्यूक्लियोफाइल है? तो बोला हाँ मैं हूं। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? तो बोला कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड। बोला चलो भाई रिएक्शन इस पे करो। तो बोला कि चूंकि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं तो पहले अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल का होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जाके इस पे अटैक किया। क्या बन गया यहां पर? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आया, यहां पर एक डबल बॉन्ड था, यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां पर प्लस चार्ज आ गया। दिस इज इंटरमीडिएट।
ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज एरेनियम आयन। एरोमेटिक को एरीन से बोलते हैं। एरीन से क्या बना? एरेनियम आयन। और ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। देखो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओ तो क्या बन जाएगा? यहां पर ई है सर, और यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस हो रहा है। इसे हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसे हम लोग वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब देखना, आप बोलोगे अब क्या होगा सर? अब तो इस पे जो भी होने वाला है सेकेंड स्टेप में, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जैसे जाके अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया, आप खुश हो गए। ये नहीं बना प्रोडक्ट, पहले इलेक्ट्रोफाइल आया फिर न्यूक्लियोफाइल आया। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हुआ क्या? आप बोलोगे नहीं सर EAR नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपका जवाब होगा कि सर रिएक्टेंट एरोमेटिक था और प्रोडक्ट नॉन एरोमेटिक था, इसलिए जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा इसका नॉन एरोमेटिक नेचर हो गया। ये भी अगर आप देखो तो नॉन एरोमेटिक नेचर का है। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। तो रिएक्टेंट है एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। फिर हम सोचे कि और कौन सा रिएक्शन दे सकता है, तो हम बोलेंगे सर यहां पर तो बेंजीन है तो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा ना। मैं बोलूंगा कि हाँ भाई होगा, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या? चलो इलेक्ट्रोफाइल तो यहां आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा। अगर यहां से H+ बाहर निकल जाए, H+ यहां से बाहर निकल जाए, दूसरा रिएक्शन प्रोसेस ये हो सकता है कि यहां से H+ बाहर निकल जाए, तो H+ निकल जाए तो यहां माइनस आएगा, माइनस+ मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो हाँ सर ये तो ज्यादा अच्छा रिएक्शन है ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ भी गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल चला गया, जिससे रिएक्शन में फिर से रिंग एरोमेटिक ही रहा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आया, E+ आया और H+ एक इलेक्ट्रोफाइल चला गया। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सर ये तो वही बात बता रहे हो जो जियोसिन बताए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो EAR ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है नॉन एरोमेटिक है। ESR रिएक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एरोमेटिक है। अब फिर से एक बात सुनना, यहां की अगर बात की जाए तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है। मोर स्टेबल तुम हो, वहां से लेस स्टेबल होने जा रहे हो। स्लोली जाओगे कि फास्ट जाओगे? सर स्लोली जाएंगे, क्योंकि जहां पर स्टेबल है वहीं तो रहना चाहेंगे, तो हम इधर रहना चाहेंगे तो इधर कम जाना चाहेंगे। दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहां की बात कर लेते हैं। इसको क्यों नहीं बात कर रहे हो सर? क्योंकि ये तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। यहां की बात कर ले, ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जा रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है, H+ का निकलना, डीप्रोटोनेशन, H+ का जोड़ना, प्रोटोनेशन। तो H+ का निकलना यहां पर हो रहा है, जिससे नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा? आप बोलोगे फास्ट होगा। दिस इज द फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब बताओ रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो ही स्टेप क्यों हुआ? स्लो स्टेप क्यों रेट को डिटरमाइन करता है? आखिर ऐसा क्या है स्लो स्टेप में कि रेट बताने की बात आती है तो हम इसके पास जाते हैं? तो एक सिंपल सा तुम समझना एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज हमारे पास मार्कर बनाने की कंपनी है, और सपोज यहां पर दो ही पार्ट है मार्कर में, एक कैप और एक दूसरा मार्कर। कैप एक दिन में मान लो कि मैं 100 बनाता हूं। कैप कितना बना रहा हूं? 100 बना रहा हूं। और मार्कर एक दिन में मैं कितना बना रहा हूं? 40 बना रहा हूं। फास्ट मैंने क्या बनाया? कैप।
स्लो मैंने क्या बनाया, मार्कर। अब मैं अगर पूछूं कि एक दिन में टोटल कितने मार्कर के सेट हमने तैयार कर लिए, आप बोलोगे सर 100 तैयार किए, नहीं 100 तो केवल कैप तैयार किए हो। सर 40 तो केवल मार्कर तैयार किए हो। कार्पर और कैप और मार्कर दोनों का आप कॉम्बिनेशन देखो भाई, 100 कैप के लिए 100 मार्कर चाहिए थे, लेकिन बने हैं क्या, नहीं। 40 मार्कर के लिए 40 कैप चाहिए हुए हैं, बने हैं क्या, हाँ सर उससे ज्यादा बना है। तो 40 यहां से निकालो, 40 यहां से निकालो, कंप्लीट मार्कर जो बने वो 40 बने। किस पे डिपेंड किया, स्लो स्टेप पे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस स्टेप पे रेट, रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, ना कि इस स्टेप पे। इस स्टेप पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। यहां से H+ निकले या D+ निकले ड्यूटेरियम, या T+ निकले ट्रिटियम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो स्लो स्टेप में नहीं निकल रहा है। तो अगर हम रेट की बात कर रहे हैं या रिएक्टिविटी की बात करें, तो जो C6H6 का होगा रेट, वही C6D6 का होगा, और वही रेट C6T6 का होगा। क्यों भाई, क्योंकि H+ का रिमूवल फास्ट स्टेप में हो रहा है। H+ का रिमूवल किस स्टेप में हो रहा है, फास्ट स्टेप में हो रहा है। तो जिस रेट से H निकलेगा उसी रेट से D निकलेगा, उसी से T निकलेगा, क्योंकि ये फास्ट स्टेप पे है, ये रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो रिएक्टिविटी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहां पर, वो C6H6 का, C6D6 का, C6T6 का, तीनों का बराबर होगा। मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहां पर नहीं, और क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। क्यों, क्योंकि H हो, D हो, T हो, तीनों का रेट तो सेम होगा, एक्सेप्ट, सभी रिएक्शन के लिए एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन को छोड़कर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। मतलब जो C6H6 होगा उतना ही रिएक्टिव C6D6 होगा, उतना ही रिएक्टिव C6T6 होगा। क्यों, क्योंकि यहां से H निकले, D निकले, T निकले, ये तीनों के तीनों कहां निकल रहे हैं, फास्ट स्टेप में निकल रहे हैं। स्लो स्टेप में इनका कोई रोल ही नहीं है। तो जितना ये रिएक्टिव होगा उतना C6D6 रिएक्टिव होगा, उतना C6T6 रिएक्टिव होगा, एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन को छोड़कर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तीनों की रिएक्टिविटी क्या है, सेम। तो आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। कौन सा रिएक्शन देता है भाई एरोमेटिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने जीओसी में पढ़ाया था कि एड इन द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस रिंग पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता था वो फास्ट रिएक्शन करता था, जो जिस पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो स्लो रिएक्शन करता था। रीजन वही है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा उतना स्लो रिएक्शन होगा। तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा भाई, रिएक्टिविटी की अगर बात कर ले कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो इस चीज को कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नाम सुना भी होगा, लेकिन कल हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छी तरह से और हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छी तरह से पढ़िए और असाइनमेंट सॉल्व करते जाइए। एल्कीन्स के हो गए, अल्काइंस के करिए, उसके बाद एरोमेटिक हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बेटा। थैंक यू।